अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज 20 सितंबर 2024 है। आज के दिन यानी आज जुम्मा है और आज सुबह ही से अहम डेवलपमेंट्स हो रही थी। गुज़िश्ता शाम आपको बताया कि जो स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और जो बेसिक मसला इस वक्त है वो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी होने का है और उसके अलावा हुकूमत को मेन कंसर्न है कि वो अपनी कुछ तरमीम आईनी तरमीम के ज़रिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपनी उन तरमीम का मकसद हासिल कर ले। इन तमाम तर चीज़ों के लिए अब बाकायदा एक सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर जो है वो चीज़ें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। हुकूमत एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आई है और वो ऑर्डिनेंस है वो मशहूर ज़माना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, और उसमें कमेटी जो कि 3 रुकनी जजेस कमेटी है बिलखसूस उसकी साख्त को तब्दील किया गया है। इस तमाम तर चीज़ों के पीछे 2 मुकदमात हैं और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओहदे पर बरकरार रखना, उनको सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम जजेस कमेटी की हद तक मेजॉरिटी यानी अक्सरियत हासिल रखे रखना और हुकूमत का अपने लिए मखसूस नशस्तें हासिल करके 2/3 अक्सरियत पूरी करना है। आज स्पीकर अयाज सादिक, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को और ये कहा था कि आइन और कानून को बरकरार रखते हुए वो जो मखसूस नशस्तें हैं उनको बाकी जमातों के हवाले कर दें और PTI की तो वो बनती नहीं है क्योंकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है वो नाफिजुल अमल हो चुका। तो आज उन्होंने उससे बढ़कर एक मूव की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, एक पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 39 कैंडिडेट्स जिनको इलेक्शन कमीशन ने PTI का नोटिफाई किया था उनको स्पीकर अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करा दिया है। और उसके अलावा जो 41 कैंडिडेट्स थे जिनके हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन इस मखमसे में फंसी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आखिर खिलाफ वर्जी कैसे करे, तो स्पीकर अयाज सादिक ने आज इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक जवाब बनाकर पेश किया है अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। और बुनियाद उन्होंने बनाई है इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में नाफिजुल अमल हुआ और उसके 1.5 माह तक उस एक्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना मखसूस नशस्तें दी गई, ना ही मखसूस नशस्तों के हवाले से जो तमाम तर इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया गया था उस पर इलेक्शन कमीशन ने ना तो अमल किया ना खिलाफ वर्जी की। तो इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा कि हुकूमत उन्हें कोई ग्राउंड बना कर दे और आज हुकूमत ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को एक बुनियाद दे दी है कि लीजिए आपको हमने ये जो है वो मखसूस नशस्तों का मामला हल करके दे दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट को बता दें कि आपका फैसला तो प्रैक्टिकली काबिल अमल रहा ही नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए थे और मखसूस नशस्तें भी उनको मिलनी चाहिए थी, उन पर इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक करते हुए उन्हें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही रुकन डिक्लेयर कर दिया है और ये फहरिस्त जो कौमी असम्बली की वेबसाइट है उस पर भी आवेजा कर दी गई है। इस फहरिस्त के आवेजा होने के बाद अब होगा ये कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट अमल में आ चुका है, तो वो जमात जिसने अपनी मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। दूसरी जानिब वो जमात जिसमें उन्होंने बाद में शमूलियत इख्तियार की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी इलेक्शन तरमीमी एक्ट के अंदर दर्ज था कि अगर आप एक जमात में शामिल हो चुके तो बाद में जमात तब्दील नहीं कर सकते। तो अब स्पीकर अयाज सादिक ने उस एक नुक्ते को बुनियाद बनाते हुए जो कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के अंदर मौजूद था, इन तमाम अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करवा दिया है और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80 कैंडिडेट्स के साथ बगैर मखसूस नशस्तों के काम कर रही है कौमी असम्बली के अंदर। ये वही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसने मखसूस नशस्तों के लिए पहले हाई कोर्ट, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया। वो केस हारे और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, बिलखसूस 8 जजेस ने और उनके साथ 3 मजीद जजेस ने यह तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात थी और सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले की वजह से उनकी सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हुई, ना ही वो पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हुई, वो अपनी जगह मौजूद थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे उनको उनके हक से महरूम रखा। इस तमाम तर मखमसे के बाद हमने देखा कि इन 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, ख़ासतौर पर 12 जुलाई के बाद ना सिर्फ एक तरफ हुकूमत हरकत में आई बल्कि दूसरी तरफ हमने देखा कि आईनी तरमीम का शोर भी मचा, जुडिशल पैकेज, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और फिर जो आईनी तरमीमी मुसव्विदा सामने आया उस मुसव्विदे को मंजूर कराने में जब हुकूमत को नाकामी हुई तो हुकूमत ने एक स्टेप आगे लिया और वो स्टेप ये कि एक तरफ तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके मनमाने मुकदमात मुकर्रर नहीं हो पा रहे, जैसे 63 है मखसूस नशस्तों की नजर सानी, तो उन मुकदमात को फिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि जजेस कमेटी की साख्त तब्दील की जाए। पहले ये बात हो रही थी कि जजेस कमेटी जो कि 3 रुकनी जजेस कमेटी है मुकदमात मुकर्रर करती है,
उस जजेस कमेटी के अंदर 3 के बजाय 5 जजेस कर दिए जाएंगे। लेकिन उस तरह भी शायद हुकूमत को ये समझ आ गया कि मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप 5 जजेस भी कर देंगे तो जस्टिस जाया अफरीदी के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक मेजॉरिटी में जा सकते हैं। इस इम्कान के पेश नज़र हुकूमत आज एक ऑर्डिनेंस लेकर आई जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है। पहले ही एक कानून जो कि आपने सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184 के इख्तियार में रद्दोबदल किया, अब उसी के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए मजीद रद्दोबदल ये कर दिया गया है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात मुकर्रर करती है, बेंचेस बनाती है, उस कमेटी के अंदर 2 तो वही जज होंगे यानी चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह, लेकिन तीसरे जज यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जिनसे हुकूमत को मसला है, जिन्होंने उनकी मंशा के मुताबिक इस्तीफा नहीं दिया, उन जज साहब को कमेटी से निकालना है और जस्टिस मंसूर अली शाह को अकलियत में लेकर आना है और चीफ जस्टिस अब अपनी मर्जी का मनमाना जज कमेटी के अंदर ला सकेंगे। बहुत से लोग बहुत से जजेस के हवाले से बात करें कि एडहॉक जजेस में से भी किसी को कमेटी में लगाया जा सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही वो बेस्ट कैंडिडेट हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा की मंशा पर आंखें बंद करके दस्तखत कर देते हैं, तो उन्हीं को इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाएगा ताकि आर्टिकल 63A का रिव्यू हो या फिर प्रैक्टिस एंड जो मखसूस नशिस्तों का रिव्यू है हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का, उसको मुकर्रर करके सुना जाए। तो ये रिव्यूज़ दो मुकदमात के लिए तो ये बनाया गया है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये जो तब्दीली की गई है ये अभी तक के लिए ही है या हुकूमत मुस्तकबिल को भी देख रही है, और क्या इसको बाकायदा कानून साजी की शक्ल दी जाएगी, क्योंकि सादा कानून साजी से भी ये हो सकता था, लेकिन क्योंकि कल ही परसों कौमी असम्बली ख़त्म हुई और हुकूमत ने जो सुबकी आईनी तरमीम की नाकामी की सूरत वहाँ पर उठाई, उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर तो उन्होंने उस कानून साजी को फ़िलहाल रबर स्टैम्प नहीं करवाया। आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर करा लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल 90 दिन के लिए ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल सदर मुमलिकत के दस्तखत से हो जाएगा। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा जो ऑर्डिनेंसेस से मुतालिक खास तौर पर नैब केस के अंदर ये कहते रहे कि ऑर्डिनेंस तो डिक्टेटर की पैदावार है, ऑर्डिनेंस तो तब आता है जब हुकूमत या असम्बली गैर फाल हो, काबीना के बैठकर कैसे पूरी असम्बली के बिहाफ पर फैसला कर सकती है। तो आज हुकूमत ने उनकी मर्जी, उनकी मंशा, उनकी आसानी के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ अल्फाज की पकड़ होती है, इंसान को वो पकड़ लग जाती है, और वही पकड़ है जो शायद इस वक्त मुनसिफ आज़म को भी लग चुकी है कि वो जब किसी चीज़ के बारे में तनकीद करते हैं, थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं घूम घुमा के वो चीज़ उन्हीं के सामने खड़ी होती है और वो उसको चुपचाप कबूल कर लेते हैं, और ये ऑर्डिनेंस भी उसी की ही मिसाल है। अब ऑर्डिनेंस भी नाफिजुल अमल हो गया, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी चली गई, क्योंकि उनकी तो सारी की सारी कौमी असम्बली की ही नशिस्तें चली गई, तो मामलात फिर से एक मरतबा अदालत में आने, लेकिन इससे पहले आईनी तरमीम के लिए भी बाकायदा ग्राउंड बनाया जा रहा है। हुकूमत कोशिश करेगी कि इससे पहले कि कोई मामला अदालतें टेकअप करे, वो पहले ही जो आईनी तरमीम है वो कर ले। अब मसला क्या है, अदालतों में मामला कैसे आएगा? अदालतों में मामला आएगा तो जजेस कमेटी की ज़रूरत होगी, जजेस कमेटी जिसकी साख तब्दील कर दी गई, और इसी वजह से कल का इजलास भी जजेस कमेटी का नहीं हुआ, क्योंकि जजेस कमेटी का इजलास अगर कल होता तो उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर होते और आइंदा हफ्ते के मामला तय पा जाते, तो वो नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा दस्तयाब नहीं थे, और क्या उनको मालूम था कि ये ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने जा रही है, और वही ऑर्डिनेंस जिसको वो आमिर यानी डिक्टेटर की पैदावार ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो ऑर्डिनेंस ला रही थी हुकूमत, ले आई, और अब वो नाफिजुल अमल हो जाएगा सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ अगले 90 रोज़ के लिए, और उसके बाद बाकायदा कानून साजी हो जाएगी। तो क्या ये पूरी की पूरी जो तैयारी थी, यानी अब अगर वो ऑर्डिनेंस चैलेंज भी होता है, वो ऑर्डिनेंस अगर सुप्रीम कोर्ट भी आता है, तो इन द एंड ऑफ द डे फैसला किसने करना है? 3 रुकनी जजेस कमेटी ने, जिसकी उस ऑर्डिनेंस ने साख्त ही बदल दी है। इस किस्म की कानून साजी के जरिए अदलिया के हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, इस तरह से लाकानूनियत को कानून की शक्ल देकर मुल्क में राइज किया जा रहा है, और हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ये चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि हुकूमत खुद भी ख़तरे में है और उसके इत्तेहादियों को भी जो है वो छुरी पानी में नज़र आ रही है, और यही वजह है कि हर तरह की लाकानूनियत को कानून की शक्ल दे के मुल्क में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग कुछ किरदारों को नहीं भूलेंगे। एक किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है, एक स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त है जिसको वो गलत इस्तेमाल करें। स्पीकर केपी असम्बली ने भी आज जवाबी ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उन्होंने अपने मैंडेट की वापसी मांगी है, लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन को वो क्यों देखेगा। और दूसरी तरफ एक तीसरा किरदार जो है वो हमारे अपने सबके सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के सरबरा उनका भी है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अवाम जो विल ऑफ दी पीपल है
उसको बिल्कुल भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और दूसरी जानिब जब सारे ही सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आपके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसी सूरत में हमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लॉबी को भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी ताकत रखते हैं। अगर वो किसी तरफ खड़े हैं और प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े हैं और आपको क्योंकि उनके खिलाफ कोई कमज़ोरी नहीं मिली, तो इस तरह की आईनी और कानूनी जो है वो जल्दी जल्दी लाकानूनियत को नाफिज करके आप तमाम तर चीज़ें अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक करना चाहते हैं, तो ना भूलें कि आप जजेस को नहीं हटा सकते और ना ही जबर और ज़बरदस्ती से ज़्यादा देर इस निज़ाम को कायम रखा जा सकता है। देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो कानून के ज़रिए लाकानूनियत राइज करने का सिलसिला है उसमें क्या कुछ किया जाता है। हर दिन अहम है। इलेक्शन कमीशन आज चौथे रोज़ इजलास लेकर बैठा है कि तय करे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करनी है। उनको जवाब भी दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन से आने वाली डेवलपमेंट भी आपके सामने रखूंगी। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मुकदमे की समाअत चल रही है जो बज़ाहिर तो वाइस चांसलर्स की से मुतालिक है, यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन वहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्स अपने ओहदे पर या अपनी कुर्सी पर अगर एक भी दिन जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे ऊपर रहता है तो वो काबिज़ होता है और पूरे निज़ाम को एक शख्स के लिए जो है वो मोड़ा नहीं जा सकता और हेल्पलेस नहीं किया जा सकता। इन रिमार्क्स के साथ ये समाज चल रही है। ज़ाहिर है मुझे कवर करनी है। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।